ये BPCG 173 का ब्लॉक 2 है। इसमें 3 यूनिट्स हैं। इसमें मेन है तनाव की प्रकृति और स्रोत, तनाव की प्रवणता में योगदान और स्वास्थ्य एवं संबंधों पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम थर्ड यूनिट देख लेते हैं, तनाव की अवधारणा और तनाव की परिभाषा। तो तनाव शब्द जो है ये स्ट्रिंजियर शब्द से लिया गया है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है तंग करना। ठीक है, आज यह हर जगह, स्कूल, कॉलेज, जॉब, ठीक है, हर जगह, हम घर वगैरह सब जगह यूज करते हैं स्ट्रेस शब्द, तनाव शब्द का। दिन प्रतिदिन की लाइफ में ये आम बात हो गई है, एकदम सामान्य वर्ड की तरह हो गया है। हम अक्सर ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं और हम खुद भी कई बार स्ट्रेस अनुभव करते हैं। और ये भी है कि स्ट्रेस के बगैर हमारी लाइफ नहीं चल सकती। जैसे ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों पड़ाव है और दोनों ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ खुशी रहेगी तो भी लाइफ नहीं चल सकती और सिर्फ दुख रहेगा तो भी नहीं, तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह तनाव भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, ये है कि तनाव मैनेज करने की टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं तनाव और टाइम की मैनेज करने के, लेकिन इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। केनन के मुख्य रूप से संघर्ष और पलायन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। केनन थे एक रिसर्चर, उन्होंने संघर्ष और पलायन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। अच्छा, संघर्ष और पलायन प्रक्रिया होती क्या है? तो संघर्ष का मतलब तो लड़ाई होता है, फाइट करना। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में लड़ना और सॉल्यूशन निकालना। और पलायन का मतलब होता है कि भाग जाना, पीछा छोड़ाना। सपोज आप किसी जंगल में जा रहे हो, वहाँ पर आप अकेले हो, रात का टाइम है, एक तो आपके पास कोई हथियार नहीं, आपको सामने से एक सांप दिख गया, वो फुफकार काटे फन निकाले बैठा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम वहाँ से पलायन करेंगे, हम भाग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास कुछ है नहीं, पता नहीं और अंदर कौन कौन से जानवर होंगे, कौन कौन से सांप होंगे, तो हम वहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको, और अगर यही सिचुएशन उल्टे तरीके से देख लेते हैं, हम संघर्ष कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपके पास कोई डंडा वगैरह है, ठीक है, या फिर आपके और भी साथी आपके साथ में, तो हम क्या करेंगे? सांप को पकड़ेंगे या फिर उसको मारने लगते हैं कि यार सांप है, ये हम लोग को नहीं काट रहा है, हम लोग से बच जाएगा तो किसी और को काट लेगा। इस सिचुएशन में हम उसको मारते हैं या फिर उठा करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे कम लोग आते जाते हो। तो ये संघर्ष प्रक्रिया हो जाती है। पलायन मतलब भाग जाना, उस सिचुएशन से मुंह मोड़ लेना या पेट दिखा देना। तो केनन ने जानवरों के साथ साथ मनुष्यों पर भी तनाव के प्रभाव पर केंद्रित था। केनन ने अपने प्रतिभागियों, यानी जो भी उसमें भाग लेते थे उनके रिसर्च में, उनमें उन्होंने पाया कि शारीरिक परिवर्तनों का भी अवलोकन किया जाए और उन्होंने इन परिवर्तनों को तनाव में व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित परिवर्तन करार दिया। उनका मानना था कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। और सेफर थे, इन्होंने बहुत अच्छी अवधारणा दी है। सेफर ने तनाव को मन और शरीर से की गई मांगों की प्रतिक्रिया में मन और शरीर की उत्तेजना के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि सेफर का मानना था कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, ये हमारी शरीर और मन की जो डिमांड होती है, उसको अगर हम पूरा नहीं करते तो हमें स्ट्रेस अनुभव होता है। सपोज आपका कल एग्ज़ाम है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन में क्या होगा? हमें स्ट्रेस होगा, तनाव होगा कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है, ना ही हमारे पास बुक है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे हमें तनाव हो रहा है। वही चीज़ अगर जब पूरी हो जाएगी, हमारे सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे टाइम पे, आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, नोट्स भी आपका रेडी है, रिवीजन भी हो गया है, तो क्या होता है? हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो यही चीज़ है। अब तनाव की प्रकार देख लेते हैं हम, तनाव की प्रकृति में। तनाव की प्रकृति, अच्छा, तनाव को हम ऐसे भी समझ सकते हैं नमक और काली मिर्च की तरह। जैसे कि नमक और काली मिर्च की तरह होती है तनाव। जैसे खाने में अगर नमक नहीं रहता है, बिना नमक का खाना स्वादहीन हो जाता है, टेस्ट नहीं आता है, और वहीं ज़्यादा नमक हो जाता है तो स्वाद खराब हो जाता है। स्ट्रेस भी बिल्कुल उसी तरह है कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी परेशानी का सामना करता है। हमारी हेल्थ पे, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पे भी असर करता है, हमारे रिलेशन पे भी असर करता है, हमारे इन्वायरमेंट पे भी असर करता है। हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन सब
जगह मतलब हर सिचुएशन में वो इफ़ेक्ट करता है। वहीं अगर हम उसको मैनेज कर लेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। कभी कभी तनाव से हमें फ़ायदा भी होता है स्ट्रेस से। फ़ायदा कैसे होता है, जैसे आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर करोगे। आपको जैसे एग्ज़ाम देना है तो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट करोगे, क्योंकि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है कि यार छूट जाएगा, कुछ तो छूट जाएगा। तो इस सिचुएशन में तनाव अच्छा भी होता है कि हम चीज़ों को सही समय पर कर लेते हैं। और इसके प्रकार तो टोटल इसके 5 प्रकार है: यूट्रेस, न्यूट्रेस, व्यथा, हाइपर स्ट्रेस और हाइपो स्ट्रेस। अच्छा, तनाव भी 2 तरह के होते हैं। इसमें प्रकार तो मतलब 5 है, लेकिन 2 तरह के होते हैं, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे अभी हमने बताया कि प्रेशर ज़्यादा फील होने की वजह से हम जल्दी जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। 1 दिन 2 दिन पहले ही हम सब कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि 2 दिन रिलैक्स भी हो जाता है हमारा, अच्छे से एग्ज़ाम भी जाता है। और वहीं स्ट्रेस की वजह से कभी कभी काम गड़बड़ा भी जाता है। तो सकारात्मक वाला है यूट्रेस, इसको अच्छे स्ट्रेस भी कहते हैं। इसमें होता ये है जैसे कि आपको नौकरी मिल रही है, नौकरी में जाना, आपका पहला दिन है, तो वहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा डर सा फील होता है, हल्का सा स्ट्रेस होता है। तो वाला अच्छा स्ट्रेस है, ये सकारात्मक स्ट्रेस हो गया। अच्छा, आपकी शादी हो रही है तो वहाँ पर भी हमको हल्का सा है ना कि हमको जाना है, टाइम पे पहुँचना है, बारात लेकर जाना है, या फिर मेरे मेकअप आर्टिस्ट नहीं आए, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, हल्का सा खुशी वाला, एक्साइटेड वाला स्ट्रेस होता है। इसे हम यूट्रेस कहते हैं। फिर न्यूट्रेस आता है। अब न्यूट्रेस ये होता है ना, ये हानिकारक होता है ना, ये लाभदायक होता है, मतलब नॉर्मल ही होता है। जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक जाम है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमको स्ट्रेस फील हो रहा है। हालांकि मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस मैं नॉर्मली घूम रही हूँ या फिर कहीं जाने के लिए जा रही हूँ, उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, फिर भी हमें स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे 2 चीज़ों में चुनाव करना है, एक कोल्ड ड्रिंक है, एक माजा है, मुझे दोनों पसंद है। सपोज वैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद है, बट कोल्ड ड्रिंक कोको कोला और माजा है, तो कोको कोला भी दोनों का ऑफर दिया गया है, लेकिन बोला गया दोनों में से कुछ एक ही आपको लेना है। हालांकि इसमें से कोई एक भी लूँगी तो मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, पर यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेस होता है, मतलब समटाइम्स होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में भी होता है, 2 जगह चुनाव करने में भी। फिर तीसरा आता है व्यथा, डिस्ट्रेस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में इसी को यूज़ करते हैं, डिस्ट्रेस को। तो ये तनाव की तीसरी श्रेणी है, इसे अधिकतर लोग तनाव से जोड़ते हैं, स्ट्रेस से, है ना। डिस्ट्रेस तब होता है जब व्यक्ति का अनुभव की जाने वाली उत्तेजना बहुत अधिक, बहुत तेज होती है और बहुत कम होती है। डिस्ट्रेस को तीव्र तनाव और दीर्घकालिक तनाव भी कहते हैं, मतलब बहुत तेज तनाव होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ना, और थोड़े लंबे समय तक के लिए रहता है। फिर आता है हमारा हाइपर स्ट्रेस। अच्छा, हाइपर स्ट्रेस को कहते हैं अत्यधिक तनाव, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है हमारा, वो भी स्ट्रेस की वजह से, घबराहट की वजह से होता है ना। फिर दूसरा लास्ट आता है हाइपो स्ट्रेस, 5वां। अपर्याप्त तनाव को हाइपो स्ट्रेस कहते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्ट्रेस क्या है और किस सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेस होती है। फिर आते हैं हम तनाव के लक्षण, तो इसको भी शॉर्ट इजीली समझते हैं। तनाव के टोटल 4 तरह के लक्षण होते हैं। किसी भी इंसान में शारीरिक लक्षण होगा, संवेगात्मक लक्षण होगा, मनोवैज्ञानिक लक्षण होगा और व्यवहारिक लक्षण होगा। तो शारीरिक लक्षण में आएगा कि आपका शरीर काँप रहा है, हाथ पैर काँपने लगते हैं, दांत किटकिटाना, ठंडा पसीना आना। पसीना भी 2 तरह का होता है, एक ठंडा एक गर्म होता है। स्ट्रेस में अक्सर ठंडा पसीना आता है, मतलब मैक्सिमम ठंडा ही आता है। दिल की धड़कन, हार्ट बीट तेज हो जाती है। जैसे हम किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीढ़ी पे चढ़ना है, 200-300, तो हमारा क्या होता है, एक टाइम के बाद हमारी सांस फूलने लगती है ना, दमा टाइप होने लगता है, दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है, और मतलब एनर्जी फील नहीं होता है, बॉडी एकदम काँपने लगती है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं, पेट वेट में दर्द भी होने लगता है समटाइम। तो इससे आप जोड़ सकते हो, मुंह सूखता है, आप पानी भी नहीं पी रहे हो, 200 सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है मुंह सूखेगा। अब फिर आप रुक जाओगे, या फिर हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो हमारी पैर हाथ पूरे सुन्न हो जाती है ना, झंझनाहट। जैसे एक ऐड आता है टूथपेस्ट का, सेंसोडाइन का, तेज झंझनाहट होती है, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता है वो जो लड़की रहती है, तो उसी तरह से सुन्न पड़ जाती है हमारी हाथ पैर, ठीक है, हथेली या फिर हमारे पैर जो होते हैं। सर दर्द, माइग्रेन और ज़्यादा पसीना आना, सबसे ज़्यादा पसीना हमारी हथेलियों में आता है और फोरहेड पे आता है।
खटी डकार आना, ये सब क्या हमारी शारीरिक लक्षण है कि इंसान की बॉडी में होती है, और मनोवैज्ञानिक लक्षण है यानी कि दिमाग पे इसका क्या असर पड़ता है। तो परेशान रहना, हम लोग परेशान अक्सर रहते हैं, ठीक है। एकाग्र रहते हैं मतलब अकेले अकेले रहना। खोयापन मतलब साइड में कहीं कुछ ग्रुप में बातें चल रही है, आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप बैठे हो, आपकी कान भी चल रही है, मतलब सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब आपका ध्यान वहाँ है ही नहीं। ध्यान देने में परेशानी आती है, निर्णय लेने में कठिनाई, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चिंता, खोयापन, गलत विचार। अच्छा, गलत विचार मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं, गलत विचार मतलब ऐसा होता है कि जैसे हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, या कुछ बुरा होगा, उसके साथ कुछ बुरा होगा, इसके साथ कुछ बुरा होगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरह की चीज़ें आती है। खोयापन, चिंता, आत्मविश्वास की कमी, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, ये सब चीज़ें। और भावात्मक लक्षण, तो फीलिंग्स, भावात्मक लक्षण में होता है कि चिंता, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, चिंता, टेंशन में रहते हैं, और समटाइम्स डिप्रेस भी फील करते हैं। क्रोध होना यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत एकदम स्ट्रेस वाले आदमी को हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। अपराध बोध, और फिर उनको बाद में ऐसा लगता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मतलब बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया, गिल्ट में हमेशा रहते हैं। ईर्ष्या भी होती है, जलन भी होती है ना, दूसरे को देख करके वो इतना कर लिया, हम ही तो यहीं पे बैठे हैं, या फैमिली में किसी और को दोषी देना, किसी और को, ये अक्सर ना दूसरे को भी दोषी देते रहते हैं। फिर धैर्य की कमी, मतलब पेशेंस नहीं रहते हैं। सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ठीक है। स्ट्रेस में बहुत बार ऐसा देखा गया कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। फिर व्यवहारिक, तो बिहेवियर में क्या होता है कि धूम्रपान वगैरह, ड्रिंक करने लगते हैं, चाय कॉफ़ी का भी ज़्यादा सेवन, ये भी नशे में आता है चाय कॉफ़ी भी, तो चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं। और प्रदर्शन में कमी, यानी कि जो आप पहले परफॉर्म करते थे जिस तरह से, उस तरह से अब नहीं कर पा रहे हो, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं पा रहा है कि आप कुछ अच्छे से परफॉर्म करेंगे। बेचैनी, हमेशा घबराहट रहना, ठीक है। नाखून चबाना, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हम कभी कभी नहीं, आप देखो, आप किसी इंटरव्यू में गए हो और देखो कि 3-4 जन चेयर पे बैठे हो, इसमें से एक बहुत तेज पैर हिला रहा है, बहुत तेज, बार बार वॉशरूम आ रहा है, जा रहा है, आ जा रहा है, मतलब उसकी पेट भी खराब है ना, पेट में ऐंठन हो रही है, उसका सर दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये सब हो रहा है, बार बार वो सिगरेट भी पी रहा है, मतलब वो एकदम स्ट्रेस में है। नाखून चबा रहा है, कभी गाली गलौज कर रहा है कि वक्त सलाम, मेरा 2 साल से अटका हुआ है, किसी और का कैसे हो गया, इसमें जलन भी आ रहा है, किसी और का आज नहीं हो सकता, आज तो मेरा सिलेक्शन हो गई होगा। बार बार चेक करना, बार बार चेक में जैसे आप फ़ोन का नोटिफिकेशन ले लो, या फिर किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे आपने रूम को लॉक किया है या नहीं किया है, स्विच ऑफ किया है या नहीं किया, किसी भी चीज़ को बार बार चेक करना, ठीक है। तो ये सब जो भी है स्ट्रेस के लक्षण है, तनाव के लक्षण है सब। और फिर आता है हमारा तनाव के स्रोत। तनाव के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: कुंठा, अभिप्रेरकों का द्वंद, और दबाव था शायद, क्या बता दिया है। एनीवेज, तो तनाव के स्रोत हम देख लेते हैं। कुंठा, तो कुंठा तब घटित होता है जब हम किसी व्यक्ति के लक्ष्य उन्मुख व्यवहार को विफल कर देते हैं। जैसे उसका कुछ टारगेट था, हम जैसे आपको कल एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है, और आपकी मम्मी ने कह दिया आपको आज पढ़ाई करना, आपको रात भर जाकर के पढ़ना है, या फिर आपको शाम को कुछ प्लानिंग करना था एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कल की तैयारी करनी है, तो आपकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा जाओ मार्केट से ये लेकर के आ जाओ, या फिर आपके किसी फ्रेंड को इमरजेंसी पड़ गया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको दोनों की, मेरा फ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे भी निपटना है, और मेरा एग्ज़ाम था वो भी नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हमको स्ट्रेस होता है, ठीक है। अभिप्रेरकों का द्वंद, तो अगला स्रोत अभिप्रेरकों का द्वंद है, दूसरा ये जो तनाव उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को विकल्पों के बीच चयन करना रहता है। जैसे मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है, तो पिज्ज़ा बर्गर में से मुझे कौन सा अभी लेना है, दोनों में से हालांकि एक ही लेना है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, तो यहाँ भी स्ट्रेस होता है हमें। चीज़ छोटी सी है, दूसरे के लिए ये छोटी सी चीज़ है, मतलब एकदम आम बात है, लेकिन मुझे इस चीज़ से टेंशन हो रहा है कि मैं दोनों में से क्या लूँ, है ना। दाम भी एक ही है, सब चीज़ एक ही है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस होता है।
तो इसमें उपागम का द्रंद है, परिहार परिहार द्रंद, उपागम परिहार द्रंद, दोहरा परिहार उपागम परिहार दंत। तो उपागम परिहार दंत ये होता है, इस प्रकार के द्वंद में व्यक्ति दो लक्ष्यों के बीच चयन करता है जो सकारात्मक होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि ये पिज़्ज़ा बर्गर कोई ले लेते हैं, दोनों समान ही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फिर दूसरा आता है हमारा परिहार परिहार द्वंद। तो अगले इसको उद्देश्यों का टकराव परिहार द्वंद कहते हैं इसे। यहाँ फिर से दो लक्ष्यों के बीच में चुनाव किया जाता है, लेकिन विपरीत होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ सकता है कि वो बेरोजगार रहना चाहेगा या फिर कम पैसे वाली नौकरी करना चाहेगा। तो बेरोजगारी से तो अच्छा, हमारे लिए तो बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ कर ले, कुछ कमा ले, लेकिन वो इंसान टेंशन में रहेगा कि भाई काम तो छोटा सा है और ऐसे मैं निठल्ला बैठ भी सकता हूँ। तो ये दो सिचुएशन भी उसके लिए बहुत टफ हो सकती है, स्ट्रेसफुल हो सकती है। फिर आता है तीसरा उपागम परिहार द्वंद। तो यह एक एकल लक्ष्य है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सपोज आपकी जॉब लगी है इंडिया के बाहर, आपकी कहीं जॉब लगी है और बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है आपको, होटल वगैरह सब अरेंज कर दिया गया, आपका ड्रीम जॉब है वो पूरा होने जा रहा है। बट ये पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए, अच्छी वाली चीज़ है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपको बस अकेले जाना, आप फैमिली के साथ वहाँ नहीं रह सकते, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक भी हो गया। तो इस सिचुएशन में भी आपको स्ट्रेस फील हो सकता है। फिर चौथा आता है दोहरा उपागम परिहार द्वंद। तो ऐसी संभावना भी हो सकती है कि हमारे द्वारा सामना किए गए द्वंद काफ़ी जटिल है और वे आग्रह और परिहार द्वंद्वों का संयोजन है, मतलब दोनों का मिश्रित है। इस द्वंद में व्यक्ति को उन विकल्पों में से चुनना होता है जिनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र को दो चीज़ों में से चुनना पड़ सकता है। जैसे उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये 12वीं के बाद साइंस ले, लेकिन बच्चा का इंटरेस्ट है आर्ट्स में, ठीक है, और उसको कुछ अदर एक्टिविटी पेंटिंग वगैरह भी पसंद है, तो वो करना चाहता है, अपना प्रोफेशन वहाँ देखता है, लेकिन पेरेंट्स वो प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, ठीक है, क्योंकि पैसा मेरा लग रहा है तो तुमको यही पढ़ना है। तो इस सिचुएशन में भी बच्चे पे दबाव आ सकता है और वो डिसीजन मेकिंग भी उसकी ख़राब हो सकती है, प्लस वो स्ट्रेस में रहेगा। और बाई चांस अगर वो पेरेंट्स के हिसाब से ले भी लिया तो वो आज खुश हो सकता है, पेरेंट्स भी उसके आज ही खुश हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए पेरेंट्स को दिखाने के लिए वो जॉब कर ले रहा है, ठीक है, और वो खुश होने का भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक भाई साहब, जब तक आपकी मर्जी की, आपकी खुशी की चीज़, खासकर जॉब या करियर, तो अपनी पसंद का ही करना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, हर रिलेशन खराब हो जाता है। जैसे पेरेंट्स के खुशी के लिए ही आज किया, लेकिन कल उनको भी प्रॉब्लम हुआ कि मेरा बच्चा खुश नहीं है, या फिर वो इतना चिढ़ के रहता है, हम लोग गलती किए। तो पछताने से अच्छा कि जो जिसको पसंद है वही जॉब करें। फिर पांचवा हमारा आता है दबाव। तो दबाव तनाव का एक और स्रोत है जो बाहरी आंतरिक हो सकता है, मतलब पर्यावरण से भी, हमारे बाहर की, जैसे समाज से, पर्यावरण से, है ना, बाहर की चीज़ों से, मीडिया से आ सकता है, लेकिन वो हमारे अंदर भी होता है। जैसे मैं अच्छे से नहीं पढ़ रही हूँ तो मेरा एग्ज़ाम में प्रदर्शन कैसा होगा, मैं कैसा लिखूँगी, इस चीज़ का मेरा आंतरिक हो गया। जैसे मैं क्या कर सकती हूँ या होना क्या चाहिए था मेरे हिसाब से, ये हमारा आंतरिक हो गया कि हम और अच्छा कर सकते हैं, हम और भी अच्छा कर सकते हैं, या और अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बाहरी ये होता है कि समाज में मान लेते हैं किसी राजनीतिक दल की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भेदभाव, जाति भेदभाव चल रहा है, तो ये चीज़ भी हमें स्ट्रेस में डाल देता है। यही सब है जीवन की घटनाएं। जैसे सपोज किसी फ्रेंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या शादी वगैरह, कुछ नौकरी छूट गई, तो उस चीज़ में भी हमें स्ट्रेस होता है कि यार घर कैसे चलेगा। पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों की जॉब छूट चली गई थी, तो उस सिचुएशन में हम लोग बहुत स्ट्रेस का सामना किए हैं। तो कुंठा, सामाजिक परिस्थिति, ये सब समझ में आ गया हमें, इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा यूनिट 3 हो गया है, अब हम यूनिट 4 देख लेते हैं। तनाव प्रबंधन में योगदान देने वाले कारक। अच्छा, इसमें टाइप ए व्यक्तित्व देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
सेफर व्यक्तित्व का वर्णन व्यक्ति के चिंतन, अनुभव करने और व्यवहार करने की आदतों की स्थायी प्रवृत्ति के रूप में करता है। व्यक्तित्व विलक्षणता को न केवल किसी व्यक्ति द्वारा तनाव पर प्रतिक्रिया करने के तरीके, बल्कि यह भी कि वह तनावपूर्ण स्थिति में कैसे निपटेगा। ठीक है, उसका एक्शन क्या होगा। जैसे संघर्ष और पलायन की प्रक्रिया भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 लाइन में, कि वो उस सिचुएशन से लड़ेगा डटकर, निडर होकर, या फिर वो भाग जाएगा, पलायन करेगा। ठीक है, तो टाइप ए व्यक्तित्व अक्सर तनाव के उच्च स्तर से जुड़ा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, और तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रबल और तेज होती है। मतलब वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, कि मतलब सही गलत का चुनाव करने से पहले ही वो एक्शन पे उतर जाते हैं। दूसरी ओर टाइप बी, अच्छा व्यक्ति का इसमें टाइप बी भी होता है व्यक्तित्व, तो इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कम तनाव प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, है ना, ऐसा पाया गया है। इस प्रकार टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं जो उनके द्वारा अनुभव किए गए हैं तनाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है, उनसे ग्रस्त होते हैं। टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने की जल्दी में रहते हैं। मुझे बस अभी चाहिए तो अभी। आप किसी बच्चे का जल्दी बिहेवियर से रिलेट कर सकते हो। अच्छा, बच्चे में भी स्ट्रेस होता है। ये कैसे होता है, जब हम स्वास्थ्य पर जो असर पड़ेंगे, हेल्थ पे स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है उसमें बताएंगे। अच्छा, इनको जल्दी गुस्सा आता है, तो टाइप ए व्यक्तित्व का हमें पता ही चल गया है। विद्वेष, सेफर ने विद्वेष को दूसरों के उद्देश्यों और मूल्यों के प्रति निराशावाद, आसानी से और बार बार क्रोध उत्पन्न होने और दूसरों के प्रति उस क्रोध को व्यक्त करने की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया है। ऐसे लोगों में क्रोध ज़्यादा आता है और जल्दी आता है ना, हिंसक व्यवहार होते हैं, मतलब मारपीट, लड़ाई, दंगा फसाद वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा विद्वेष जीवन की सामान्य क्रियान्वयन में अनुभव किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कार्यालय में मेज पर चाय बिखेरता है ना, गुस्से में कोई चाय फेंक देगा, कोई मग तोड़ देगा, है ना। परिवार का कोई सदस्य कपड़े नहीं लपेटता और उन्हें बैठने की कुर्सी नहीं देता इत्यादि, है ना। ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों को दोष देने में संलग्न होते हैं, जो बदले में उन्हें उस व्यक्ति के प्रति क्रोध व्यक्त करने के लिए निर्देशित कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति के प्रति आक्रामक व्यवहार की संभावना हो सकती है। जैसे इसमें ईर्ष्या भी थोड़ी देर दिख रही है, कि सपोज किसी के अंदर ईर्ष्या है, उस व्यक्ति के प्रति, है ना, घिन टाइप का है, तो वो क्या करेगा, उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा। वो आपके घर आया है तो आप उसका सम्मान भी नहीं करोगे, उसको चेयर तक के लिए नहीं पूछोगे, पानी भी नहीं दोगे, और कुछ दे भी रहे हो ना, जैसे पटक कर दोगे, जैसे उसको पता चल रहा है कि आप बहुत गुस्से में, आप देखना नहीं चाहते उस इंसान को, ऐसा सामने से फील कराते हैं, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उत्साहते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तनाव के मध्यस्थ कारक को देख लेते हैं हम। मध्यस्थ मॉडरेट कारक तनाव और संबंधित प्रतिक्रियाओं के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मध्यस्थ कारक व्यक्तियों में उच्च या निम्न तनाव का अनुभव करने को उत्पन्न कर सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नियंत्रण का अवस्थान, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रण का अवस्थान एक अवधारणा है जिसे 1954 में रोटर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और इसे किसी व्यक्ति के पास मौजूद विश्वास प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है कि क्या उसके कार्यों के लिए उसको स्वयं उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, या अन्य घटनाओं, वस्तुओं या लोगों को उसके नियंत्रण से बाहर है ना। इस प्रकार व्यक्ति या तो आंतरिक नियंत्रण उन्मुख होते हैं या बाह्य नियंत्रण उन्मुख हो सकते हैं। नियंत्रण का अवस्थान और तनाव के बीच संबंध देखा गया है।
जैसे बाहर के लोगों को दोषी ठहराता कि नहीं, ये टूट गया, ये गड़बड़ हो गया, तो इसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ठीक है। हालांकि जिसको वो दोषी दे रहा है वो उस जगह पे मौजूद ना हो तो भी। फिर आता है दृढ़ता। दृढ़ता को प्रतिबद्धता और नियंत्रण की मजबूत भावना रखने वाली चुनौतियों के लिए एक समानता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वे भी कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है, स्ट्रेस वाले लोग इस प्रकार। और पता है जो स्ट्रेस में रहते हैं ना, उन लोगों का हाथ बहुत तेज चलता है, मतलब काम वगैरह में ना लोगों को लगता है कि बहुत स्लो होते हैं, अक्सर ये लोग बहुत फास्ट होते हैं। सामाजिक समर्थन या तनाव की महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक है। तनाव का अनुभव करने वाला व्यक्ति इसे बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होगा यदि उसके पास पर्याप्त सामाजिक समर्थन हो, यानी कि समाज से उसको समर्थन मिलेगा। तो सामाजिक समर्थन सामग्री, उपहार, वित्त, भोजन आदि तनाव और सामना करने की कोपिंग करने की रणनीतियों को समझने के लिए सूचना के रूप में हो सकता है, अदरवाइज वो नकारात्मकता का शिकार हो सकता है। आशावाद और निराशावाद। तो होप और होपलेस। तो आशावादी व्यक्तियों को तनाव से पर्याप्त रूप से निपटने में सक्षम पाया जाता है, जिसके पास होप होता है कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, इतना कुछ बुरा है, कुछ तो सोच करके भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया होगा या कुछ तो उसने सोचा होगा, है ना। तो वे तनाव के अनुभव से भी नकारात्मक रूप से, तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर लिंग और संस्कृति। उपरोक्त कारकों के अलावा लिंग और संस्कृति की भी तनाव में, जैसे कि किसी महिला को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पुरुष को कम, या पुरुष को किसी घर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, महिलाओं को कम, तो ये लिंग का भेदभाव हो गया। और परंपराएं, जैसे स्त्रियों पे ज़्यादा परंपराएं ला दी जाती है, तुम्हें घर में रहना है, घर का काज करना है, ये सब चीज़ें, तो ये भी स्ट्रेस का कारण हो सकती है। फिर यूनिट 5 में हम आ जाते हैं। इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। तो हेल्थ पर स्ट्रेस का क्या असर पड़ता है। तो तनाव का एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे उसमें हृदय संबंधी यानी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। दर्द, हमेशा समटाइम किसी को देखोगे ना जो स्ट्रेस में रहते हैं वो अक्सर दर्द की शिकायत करते हैं। अब दर्द का मतलब किसी एक जगह नहीं, कभी उनकी पीठ में दर्द होगा, बैक में होगा, कभी शोल्डर में होगा, कभी हाथ में, लेफ़्ट हाथ में या राइट हाथ में हमेशा दर्द रहेगा, ठीक है। बाँह का चढ़ जाना, नस चढ़ जाना, इस टाइप की। पैर में दर्द, घुटने में दर्द, ठीक है। किसी न किसी अंग में हमेशा दर्द ही रहेगा उनको, है ना। हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, पीड़ा, अल्सर। अच्छा, कफ भी उनमें होता है, ऐसे लोगों में ना कफ की शिकायत या दमा, अस्थमा, तो इनकी शिकायत भी ज़्यादा रहती है। हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती है। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड की भी प्रॉब्लम इनमें होती है। और डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। स्टमक, पेट का हमेशा ख़राब रहना या फिर सही नहीं रहना, या फिर पेट में हमेशा दर्द रहना। हेडेक, माइग्रेन, और हेड के एक साइड में, आधे भाग में हमेशा दर्द रहता है, ठीक है। माइग्रेन की शिकायत रहती है। और कभी कभी सर के पिछले भाग में, जहाँ पे हम कहते हैं ना दिमाग रहता है, छोटा दिमाग रहता है कान के साइड में, तो पीछे वाले सर में भी अक्सर दर्द रहता है स्ट्रेस वाले लोगों में। और बच्चों में भी स्ट्रेस का असर पड़ता है उसकी हेल्थ पे भी। तो कभी कभी आप देखे होंगे किसी बच्चे का एग्ज़ाम रहता है, बहुत छोटा बच्चा है, स्कूल जाना शुरू ही किया है, तो उसको आप बोलोगे कैसे स्ट्रेस हो रहा है, तो नाटक कर रहा है, तो कभी कभी वो नाटक नहीं करता है, सच में उसके पेट में दर्द हो सकता है। वो देखोगे बार बार वो वॉशरूम जाता है ना। तो ये सब चीज़ें ये प्रमाणित करती है कि बच्चे में भी स्ट्रेस होता है। अच्छा, PTSD, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी होता है। इसमें क्या होता है ना कि ये एक मानसिक बीमारी है, ये भी स्ट्रेस की तरह है। सपोज हम किसी दुर्घटना को ले लेते हैं, जैसे सीमा और टीना बेस्ट फ्रेंड है, तो वो दोनों जा रही थी कहीं रास्ते पर, अचानक एक बड़ी सी कार आई और उसकी फ्रेंड को मतलब मार कर चली गई। या फिर आप सपोज मान लो कि वहाँ पर एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, ठेला लगाकर, उनको मार कर चले गए और उनकी उसी समय पर मृत्यु हो गई। तो अब इस दुर्घटना को ना एक फ्रेंड तो मतलब देखी,
वो 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो गई, लेकिन एक थी ना, वो उस जगह जा नहीं रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है, उस बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रही है। अब उस बारे में कोई बात भी कर रहा है ना, या सुन रही है, सोच रही है, सपने में भी डर कर बैठ जा रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सेम सिचुएशन में जैसा उसको फील हुआ था उसी टाइप का वो फील कर रही है अभी भी। 48 घंटे 72 घंटे के बाद, मतलब 3 दिन के बाद भी उसे सेम चीज़ें महसूस हो रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पिछली कुछ घटना हुई थी, उस चीज़ का सदमा उसको आज तक लगा हुआ है। कहता है प्रदर्शन एवं उत्पादकता पर तनाव का प्रभाव। तो जो काम हम पहले करते थे वो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा यू की तरह। जैसे जब हम स्ट्रेस में नहीं थे तो काम हम अच्छा कर रहे थे, फिर हम स्ट्रेस में आए तो फिर से हमारी काम की प्रतिक्रिया धीमी हो गई, या हमारा काम बिगड़ने लगा, हम कोई भी काम को ढंग से नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें उल्टा यू की तरह आता है। क्या यहाँ पे दिया हुआ है, संबंधों पर तनाव का प्रभाव। तो रिलेशन पे हमारे स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं तो जाहिर सी बात है कि हम चिड़चिड़े रहेंगे, थकान महसूस करेंगे, तो हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, या कोई भी काम करेंगे उसे ख़राब कर देंगे, हम किसी पे भी चिढ़ जाएंगे, बेवजह गुस्सा करना, ठीक है, गाली गलौज करना, नशा करना। तो इन सब चीज़ों की वजह से रिलेशन भी हमारे ख़राब होने लगते हैं। हम उनसे बात नहीं करेंगे, और नींद में भी कमी आती है, नींद सही से नहीं पूरी हो पाती है, तो उस वजह से भी चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, और धीरे धीरे हमारा रिलेशन भी ख़राब होता है। तो स्ट्रेस जो है, कुल मिलाकर बात ये है कि सिर्फ हमारे दिन प्रतिदिन की जो भी क्रिया है उसको प्रभावित नहीं करती है, वो हमारे साथ साथ आस पड़ोस हमारे जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे साथी है, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स है, सब पे असर करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका बिहेवियर बिगड़ेगा, ख़राब रहेगा, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। कभी चिढ़ जाओगे उन पर, कभी हाथ वाथ उठा दोगे, गाली गलौज कर दोगे, या बदतमीजी कर दोगे, तो उनको भी असर करता है। और फ्रेंड सर्कल में भी ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है ना, कि किसी को देखोगे कि बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है हर छोटी बात पे। तो ये सब हेल्थ पे और रिलेशन पे हमारा स्ट्रेस का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम ब्लॉग 3 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।